गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 13 मार्च 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 13 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नेतृत्व में ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो रिसेंटली ब्रिक्स संपर्क समूह की जो पहली बैठक है तो ये आयोजित की गई अपने देश भारत के नेतृत्व में। ओके, और ये जो आपका बैठक है ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक, तो इसको कब से कब तक आयोजित किया गया तो डेट यहाँ पर याद रखिएगा। 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक जो है इस बैठक को आयोजित किया गया। कहाँ पर, किसके नेतृत्व में, तो अपने देश भारत के नेतृत्व में। इसका मुद्दा क्या है इस बैठक का, तो इस बैठक का मुद्दा है आर्थिक और व्यापार, यानी कि आर्थिक और व्यापार के मुद्दे पर जो है ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। और देखिए थीम भी याद रखिएगा इसका थीम क्या है, इस बैठक का विषय क्या है, तो ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, संगठन और आम सहमति के लिए ब्रिक्स समूह में परस्पर सहयोग जो है इसका विषय है, थीम है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा हो रहा है ब्रिक्स का, BRICS का, तो इसको समझिए। तो BRICS तो ये 5 देशों का एक ग्रुप है। इसमें 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसको स्थापित किया गया था 2006 में। ओके, और ये जो आपका ब्रिक्स है तो पहले ये मात्र इसका नाम पहले BRI से ब्रिक था मात्र, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुटा है। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में आकर के जुटा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 4 देशों के साथ इसको स्थापित किया गया था 2006 में। ठीक है, और ये जो कंट्रीज हैं तो इन कंट्रीज को आप मैप में देख सकते हैं। तो ये जो आपका एशिया वाला जो एरिया कवर किए हुए हैं तो ये है आपका रसिया, इंडिया, चाइना, तो ये एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में। जबकि ये जो आपका ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं ब्राज़ील की, और ये छोटा सा जो आपका है तो ये है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रसीन बांध सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो रिसेंटली रसीन बांध सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है ये परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो लोकेशन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट करके एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में स्थित है ये आपका परियोजना रसीन बांध सिंचाई परियोजना। ये देखिए ये आपका सिंचाई परियोजना है, किसानों के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। काफ़ी पुराना परियोजना है ये आपका, 2002 में ये परियोजना शुरू हुई थी, और 2002 में स्टार्ट हुआ था। देखिए कुछ करप्शन, इसमें काफ़ी करप्शन हो गया, करप्शन के चलते जो है ये परियोजना ज़्यादा लेट हो गया है, और अभी जाकर के इसका लोकार्पण किया गया। लोकार्पण किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, तो उनके द्वारा जो है इस परियोजना का लोकार्पण किया गया। काफ़ी इसमें करप्शन हुआ है, और करप्शन के चलते ये परियोजना ज़्यादा लेट हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है ये परियोजना, तो ये परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में। ओके, और इसका लोकार्पण किया रिसेंटली आदित्यनाथ योगी ने। और देखिए ये जो आपका परियोजना उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप, और यहाँ पर ये जो आप ग्रीन वाला लोकेशन देख रहे हैं तो ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है लखनऊ, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है 31, और टोटल विधानसभा सीट है 403। देखिए सभी राज्यों के मुकाबले, भारत के सभी राज्यों के मुकाबले ये जो 403 विधानसभा सीट है तो सबसे ज़्यादा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। फिर महिला सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। प्रवासी राहत मित्र तथा आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। फिर बरसात योजना की शुरुआत की है, और ये जो बरसात योजना है तो ये भूमि विवाद को खत्म करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंबल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति शॉर्ट में IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है।
तो रिसेंटली अभी आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है थॉमस बाक को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है थॉमस बाक। और थॉमस बाक तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ओके, और देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो आपका आईओसी है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं थॉमस बाक, तो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है आपका फिर से। फिर से कहने का मतलब क्या है, देखिए आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो चेयरमैन चुनने का जो प्रोसेस है, तो ये इस प्रोसेस को इलेक्शन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इलेक्शन चुनाव करवाया जाता है अध्यक्ष चुनने के लिए। तो इस बार जो चुनाव करवाया गया, तो चुनाव फिर से जीत लिया है थॉमस बाक, और थॉमस बाक एक बार फिर से चुने गए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ये इसका 137वां सत्र है। आईओसी के 137वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं थॉमस बाक। ओके, और आईओसी को स्थापित कब किया गया था, तो आईओसी को स्थापित किया गया था 1894 में, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर लोसाने में स्थित है, और लोसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और चेयरमैन बन गए हैं अभी थॉमस बाक, जो कि आईओसी के 137वें सत्र के चेयरमैन बने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है थॉमस बाक, जो कि कहाँ के हैं, तो जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 1% की रियायत दी है। तो रिसेंटली देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना रिसेंटली बजट पेश किया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अपना बजट पेश किया है, तो उस बजट में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 1% की रियायत दी है। ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं तो उनको जो है स्टाम्प ड्यूटी में 1% की रियायत दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने बजट में, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी, तो स्टाम्प ड्यूटी के समझिए क्या होता है। देखिए आप अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे होंगे तो आपको पता होगा, नॉर्मली छोड़िए वो सब चीज़ छोड़ते हैं, आपके घर में ज़मीन का पेपर होगा। ठीक है, तो उसमें आपने नॉर्मली देखा होगा ज़मीन के पेपर का जो फ्रंट पेज होता है, तो उस पर लिखा रहता है 1000 रुपया 10 पैसे 1000 पैसे, तो वही होता है आपका स्टाम्प, उसी को बोलते हैं स्टाम्प, जिस पर कि ज़मीन की लिखाई, ज़मीन रजिस्ट्री जिस पर होता है, तो उसको हम लोग स्टाम्प। देखिए नॉर्मली स्टाम्प जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जुडिशली स्टाम्प और एक होता है आपका नॉन जुडिशियली स्टाम्प। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के स्टाम्प होते हैं, एक जुडिशली और एक नॉन जुडिशली। देखिए दोनों का वर्क क्या क्या है, दोनों को वर्क जान लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए जो आपका जुडिशियली स्टाम्प होता है, तो ये आपको नॉर्मली मिलता नहीं है, ये आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है इसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको जो है लेना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है इसको लेने के लिए। जबकि जो आपका नॉन जुडिशियली स्टाम्प है, आप जितने भी ज़मीन रजिस्ट्री हो गया, जो भी अगर कोई भी चीज़, कोई भी वर्क आप नॉर्मली करते हैं सिविल कोर्ट में जा करके, तो उसके लिए सिर्फ आपको नॉन जुडिशियली स्टाम्प देता है। और नॉन जुडिशियली स्टाम्प जो होता है, तो ये कभी भी टूट जाता है, टूट सकता है। और जो आपका जुडिशियली स्टाम्प होता है, तो ये पक्की स्टाम्प होता है, ये टूटता जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप में महाराष्ट्र, यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। और देखिए महाराष्ट्र, तो टोटल लोकसभा सीट कितना है महाराष्ट्र में, तो 48, और राज्यसभा सीट है 19, और विधानसभा सीट है 288। ठीक है, और महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ने रिसेंटली जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने रिसेंटली जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला लिया। फिर प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी, तो ये परीक्षण शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में स्थित है आपका चंदौली नेशनल पार्क, गुग्गुमल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क तथा नवेगांव। देखिए ऐसे तो और भी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि यहाँ पर नाम इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच 10 तलीक द्वितीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो रिसेंटली अपने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है 10 तलीक 2। नाम याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, 10 तलीक 2 एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज? तो 10 तलीक 2 एक्सरसाइज।
देखिए ये जो आपका 10+2 एक्सरसाइज है, तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ये दूसरा संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुआ है उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड में स्थित है आपका रानीखेत, और वहीं पर जो है ये आपका 10+2 मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। ओके, और देखिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो ये जो आपका 10+2 एक्सरसाइज है, तो ये इसका दूसरा संस्करण है। अच्छा, इसका जो पहला संस्करण, तो पहला संस्करण भी तो हुआ होगा, तो पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? तो पहला संस्करण हुआ था आपका ताशकंद में। 2019 में पहला संस्करण हुआ था ये, और ताशकंद में हुआ था। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की यहाँ पर बात छिड़ ही गई है, तो देखिए बांग्लादेश जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? तो संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। और रिसेंटली इसका जो संस्करण है संप्रीति का, तो ये हुआ है आपके मेघालय में, तो ये ध्यान रखना है। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच तो आपको यहाँ पे तुरंत पता चला कि 10+2 मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में स्टार्ट हुआ है। फिर भारत और जापान के बीच कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? तो अपने भारत और जापान के बीच होता है आपका सहयोग कैजिन मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कौन सा होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इंद्रधनुष मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। अब देखिए ये जो आपका 10+2 मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, तो उज्बेकिस्तान की यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है मैप, और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है उज्बेकिस्तान की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो ताशकेंत जो है कैपिटल है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, और प्रेसिडेंट है शवकात मिर्जियोयेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या यूटी की सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो रिसेंटली सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना इसको स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा ने इस सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को स्टार्ट किया है। और इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है? तो इस छात्रवृत्ति योजना का जो मूल उद्देश्य है, तो महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है। देखिए ये जो आपका छात्रवृत्ति योजना है, तो ये खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए स्टार्ट किया गया है इस छात्रवृत्ति योजना को, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसको स्टार्ट किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप में आपका, यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर पहले ये स्टेट था, राज्य था, लेकिन अब ये क्या हो गया है? तो ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए इसकी 2 राजधानी है, एक तो श्रीनगर, और एक है आपका जम्मू, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने इस छात्रवृत्ति योजना को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किए? तो देखिए सैमसंग, तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मोबाइल निर्माता कंपनी है, मोबाइल के साथ साथ टीवी और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। तो सैमसंग ने अपना इनोवेशन लैब जो है, तो ये दिल्ली में स्थापित किया है। ठीक है, देखिए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में DIT बोलते हैं। तो रिसेंटली दिल्ली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में जो है सैमसंग ने अपना इनोवेशन लैब स्थापित किया। अच्छा, सैमसंग तो ये कहाँ की कंपनी है, किस देश की? तो ये उत्तर कोरिया की कंपनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सैमसंग ने अपना जो इनोवेशन लैब है तो किस लिए स्थापित किया है? ताकि वो नवाचार को बढ़ावा दे सके, इसके लिए इसने अपना जो इनोवेशन लैब है तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फूगाकू को किस देश में विकसित किया है? तो दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, तो इसका नाम याद रखिएगा, फूगाकू। तो ये रिसेंटली इसको काफ़ी पहले से ही बनाने में लगे हुए थे वैज्ञानिक लोग, और अभी जाकर के ये कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो इसको किस देश में डेवलप किया गया है? तो याद रखिएगा, इसको जापान में डेवलप किया गया है। ये जो आपका पूरे वर्ल्ड का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, तो इसको जापान में डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप, और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है जापान की लोकेशन। कैपिटल की बात करें, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, और अभी प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रादेशिक सेना, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं,
तो अभी रिसेंटली टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कौन बने हैं? तो टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद बन गए हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, देखिए अनुराग ठाकुर जो हैं तो ये पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं जिनको जो कैप्टन बने हैं, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने हैं। और देखिए अनुराग ठाकुर तो इनके पास किस मंत्रालय का प्रभार है? तो इनके पास केंद्रीय वित्त, राज्य और कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय का प्रभार है, यानी कि ये केंद्रीय वित्त, राज्य और कोऑपरेटिव मामलों के मंत्री हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ घूम रहा होगा, वित्त मंत्री यहाँ पर क्या बोल दिए हैं? देखिए केंद्रीय वित्त राज्य, यहाँ पर मैंने बोला है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अभी जो अपने भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री है तो वो तो निर्मला सीतारमण है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री में काफ़ी डिफरेंट है, तो इसको यहाँ पर आप गैस कीजिएगा। ठीक है, तो ये अनुराग ठाकुर किस मामलों के मंत्री हैं? तो ये हैं केंद्रीय वित्त राज्य और कोऑपरेटिव मामलों के मंत्री हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यही हैं केंद्रीय मंत्री और एक सांसद हैं, ये अनुराग ठाकुर, जो कि अभी टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन बने हैं। और ये पहले केंद्रीय मंत्री भी हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों और समारोह का शुभारंभ किया है? तो रिसेंटली आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित जो गतिविधि एक्टिविटीज़ है और जो समारोह का शुभारंभ है तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर ऑफ द डे, तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो उसका ये आंसर है, किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो रिसेंटली भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, ओके, ये भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं बजरंग पुनिया, और रिसेंटली इन्होंने मार्टिया पैलिकोन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला भारत का 17वां राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको एक चीज़ और बताना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला, इस प्रणाली को लागू करने वाला इसको 17वां राज्य कौन है ये तो बताना ही है। साथ में आपको ये भी बताना है कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, 17वां राज्य कौन बना है ये भी बताना है और प्लस में पहला राज्य कौन बना है ये भी बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।